हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन टू ICSE 121। सो इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपनी जावास की कोडेक्स सीरीज़ को। इस सीरीज़ में हम लोग जावा को बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे और पूरे एंड तक क्लास 9 का जो आपका कॉन्सेप्ट है वो पूरा कवर अप कर देंगे। ठीक है, तो इस सीरीज़ को कौन कौन देख सकते हैं, सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ। अगर आप क्लास 8 में हैं या 9th में और जावा को स्टार्ट कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। और अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपको ये सीरीज़ मस्ट है, क्योंकि आपको ये सीरीज़ क्या करेगी, क्लास 9th के कॉन्सेप्ट्स को सॉलिडिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। कुछ पॉइंट्स ऐसे हो सकते हैं, बहुत चीज़ें हो सकती है जो आपको यहाँ से नई सीखने को मिले, मतलब न्यू थिंग्स यहाँ से आपको सीखने को बहुत सारी मिल सकती है। हो सकती है आपने पढ़ी हो बट आपने मिस कर दी हो कुछ कुछ पॉइंट्स के। तो ये सीरीज़ हम लोग जल्दी कवर करेंगे, मई के एंड तक इसको कंप्लीट करेंगे और इसमें क्लास 9th का जो कंप्लीट सिलेबस है वो हम लोग करने जा रहे हैं थोड़े से शॉर्ट टर्म में। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जावा क्या है? जावा बेसिकली क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जावा, है ना। क्या है जावा? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। प्रोग्रामिंग का स्पेलिंग गलत हो गया, कोई बात नहीं। जावा क्या है? एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या होती है और इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बेसिकली वो लैंग्वेज होती है जिसकी मदद से हम कंप्यूटर से या फिर सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब सिस्टम को क्या करना है उसको इंस्ट्रक्शंस दे सकते हैं। उस लैंग्वेज को हम लोग बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब सवाल ये है कि हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई? क्यों? हम तो डायरेक्टली इंग्लिश में भी बोल सकते थे। नहीं, तो कंप्यूटर जो है ना वो एक मशीन है और मशीन को केवल दो चीज़ें समझ में आती हैं, एक होता है ऑन और एक होता है ऑफ। ऑन को हम लोग डिनोट करते हैं 1 से और ऑफ को डिनोट करते हैं 0 से। ठीक है, तो यही दो चीज़ें जो हैं वो एक कंप्यूटर को या फिर एक मशीन को समझ में आती हैं। तो इसी चीज़ को कन्वे करने के लिए हम लोग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हमने इन्वेंट किया, जिसके थ्रू हम भी आसानी से समझ पाएँ और कंप्यूटर भी आसानी से समझ पाए। इसलिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की ज़रूरत पड़ी। ये बेसिकली एक कनेक्ट है। तो अब चलिए डिस्कस करते हैं कि किन की तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हैं। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में दो तरह के प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस बेसिकली होते हैं, जो कि हैं लो लेवल लैंग्वेज और दूसरा है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। लो लेवल लैंग्वेजेस वो लैंग्वेजेस होती हैं जो कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सके, या फिर बहुत थोड़े कॉम्प्लेक्स कोड्स होते हैं, मतलब वो यूज़र को समझने में बहुत डिफ़िकल्ट होंगे, मतलब आप नहीं समझ पाओगे। ठीक है, बेसिकली जो एक्सपर्ट्स होंगे कंप्यूटर के फील्ड के वही समझ पाएंगे जनरली। मतलब इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, बहुत डेप्थ में चीज़ों को जानना होगा। वही लोग जो इन चीज़ों को डेप्थ में जानेंगे वही लोग केवल इस लो लेवल लैंग्वेज को समझ पाएंगे। लो लेवल लैंग्वेजेस दो तरीके के होते हैं। पहला होता है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज क्या होता है? जो अभी मैंने बताया, बाइनरी डिजिट्स 0 और 1, यही होता है आपका मशीन लेवल लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है ना। कंप्यूटर तो 0 और 1 समझता है केवल, तो जिस लैंग्वेज को कंप्यूटर डायरेक्टली समझ सकता है उसको हम लोग मशीन लेवल लैंग्वेज बोलते हैं। और इस लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा होता है इसको हम लोग मशीन कोड बोल देते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट कोड भी बोल देते हैं। यही है आपका ऑब्जेक्ट कोड, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोलते हैं। जो 0 और 1 के फॉर्म में जो कोड होता है ना, इसी को हम लोग ऑब्जेक्ट कोड बोल देते हैं। ठीक है, फिर मशीन डिपेंडेंट कोड होता है ये। इसका मतलब क्या हुआ? मशीन डिपेंडेंट कोड मतलब किसी एक हार्डवेयर पे अगर ये कोड लिखा गया है तो ये दूसरे हार्डवेयर पे ये कोड रन नहीं करेगा। दूसरे हार्डवेयर पे अगर आपको सेम फंक्शन सेम इंस्ट्रक्शंस देने तो आपको हो सकता है कि अलग अलग तरीके के कोड्स लिखने पड़े। इसी को बोलते हैं हम लोग मशीन डिपेंडेंसी। मतलब एक कोड एक ही सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर पे चलेगा, दूसरे सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर के कॉम्बिनेशन पे वो कोड हो सकता है कि रन ना करे। इसी को बोलते हैं हम लोग क्या? मशीन डिपेंडेंसी। मतलब एक मशीन पे ही डिपेंडेंट है, मशीन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पे डिपेंड कर रहा है कोड, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं मशीन डिपेंडेंसी। अब आगे बढ़ते हैं। ये फास्टर एग्जीक्यूशन। क्यों फास्टर एग्जीक्यूशन? इसलिए फास्टर एग्जीक्यूट करता है क्योंकि मशीन इसी लैंग्वेज को समझती है डायरेक्टली। बाकी लैंग्वेजेस में क्या होगा ना कि आपको लैंग्वेज ऐसे होंगे कि आपको समझ में आएंगे लेकिन मशीन को वो डायरेक्टली नहीं समझ में आएंगे। तो उस केसेस में हमें क्या करना पड़ता है? पहले उस जो लैंग्वेज में हमने लिखा है उस लैंग्वेज से किसी ऐसे लैंग्वेज में कन्वर्ट करना होगा, मशीन कोड में कन्वर्ट करना होगा, ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना होगा। मतलब पहले हमें अपने लैंग्वेज में लिखेंगे, फिर उस लैंग्वेज को कन्वर्ट करेगा जो भी ट्रांसलेटर होगा वो मशीन के कोड में, उसके बाद वो रन करेगा। बट यहाँ क्योंकि डायरेक्टली मशीन कोड में लिखा हुआ है ना, मशीन लेवल लैंग्वेज 0 और 1 के फॉर्म में, तो इसलिए ये बहुत फास्टर एग्जीक्यूट करता है, बहुत तेज़ी से ये एग्जीक्यूट कर जाता है। ठीक है, अब आते हैं असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है वो
कैसा होता है, न्यूमोनिक्स के फॉर्म में लिखा होता है। ऑपरेशनल कोड, ये इसके बारे में आपको डिटेल में नहीं जानना है, बट मैं जस्ट आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ मशीन असेंबली लेवल लैंग्वेज का। तो असेंबली लेवल लैंग्वेज जो है वो न्यूमोनिक्स और कोड्स में या फिर ऑपरेशनल कोड्स के फॉर्म में लिखा जाता है। ये थोड़ा सा कम ईजियर होता है एज़ कम्पेयर टू मशीन लेवल लैंग्वेज। मतलब 0 और 1 से तो बनिया ही ना, थोड़ा न्यूमोनिक्स में लिख लिया आपने तो वो दैट इज़ अ बेटर थिंग, ठीक है। फिर अब क्योंकि ये असेंबली लेवल लैंग्वेज है, मशीन लेवल लैंग्वेज नहीं है, लेकिन कंप्यूटर केवल मशीन लेवल समझता है, तो इसको क्या करना पड़ता है, असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखे गए कोड को हमें कन्वर्ट करना पड़ता है मशीन लेवल लैंग्वेज में। और इस प्रोसेस को कन्वर्ट करने के प्रोसेस को जो कन्वर्ट करता है उसको बोलते हैं असेंबलर। असेंबलर जो है वो कन्वर्ट करता है असेंबली लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में। मतलब जो चीज़ आपने असेंबली लेवल लैंग्वेज में लिखी, सेम उसी इंस्ट्रक्शन को MLL यानी मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कौन, असेंबलर, ठीक है। तो इतना ही आपको बेसिकली जानना है इसमें असेंबली लेवल लैंग्वेज और मशीन लेवल लैंग्वेज में, इससे ज़्यादा कि आपको रिक्वायरमेंट नहीं है आपके सिलेबस में, ठीक है। नाउ कम टू हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज बहुत ईजियर होता है, ईजियर टू अंडरस्टैंड होते हैं और मतलब प्रोग्राम लिखने में भी ईजी होता है और समझने में भी ईजी होता है। जो पढ़ रहा है मतलब उसके लिए भी ईजी है और जो लिख रहा है उसके लिए भी ईजी है। ये जो होते हैं ये मशीन इंडिपेंडेंट कोड होते हैं। मतलब आप किसी भी जगह पे लिखिए उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो ये मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं। मतलब एक जगह आपने लिख दिया तो दूसरे जगह पे भी आप सेम चीज़ को लिखोगे तो दूसरे हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन पे भी ये वर्क कर जाएगा, ठीक है। फिर होता है ईजियर एरर करेक्शन, डिटेक्शन और करेक्शन। मतलब अब आपको समझ में आ रहा है ना ये लैंग्वेज, तो ये आप आसानी से समझ सकते हो, जो भी गलतियां हैं उनको पकड़ सकते हो और जो गलतियां हैं उनको करेक्ट कर सकते हो। तो इसीलिए इनको ईजी होता है क्योंकि आपको कोड समझ में आते हैं। जैसे आपका जावा है तो उसमें आप प्रिंटिंग के लिए, जैसे आगे मैं बताऊंगा कभी, तो उसमें आप लिखोगे system.out.print, तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है ना कि आउटपुट देने, आउट का मतलब आउटपुट, प्रिंट का मतलब हम कुछ प्रिंट करने जा रहे हैं स्क्रीन पे, ये आपको समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे आउट की जगह मैंने टी हटा दिया तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ यहाँ पे टी का कमी है, टी वी हैव टू ऐड इट हियर सो दैट टू करेक्ट इट। यस, तो ये आपको समझ में आ रहा है। This quote is understandable by the programmer and the person reading it. That is why high-level languages are easy to understand and also error detection, जिसको हम लोग debugging भी बोलते हैं, error correction को, वो काम करना में यहाँ पे easy होता है, ठीक है। फिर अब इसके एग्जाम्पल क्या हो गए, बेसिक C++, जावा, पाइथन एक्सेट्रा, ये जो भी हैं ये सारे आपके हाई लेवल लैंग्वेजेस ही हैं। चलिए अब आते हैं जावा पे, इसी का आपको बहुत देर से इंतज़ार होगा, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो जावा में देखिए क्या है, जावा कैसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे 10th क्लास का, जब हम लोग स्टार्टिंग करेंगे ना तो वहाँ पे हम लोग इस चीज़ को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस आप इतना याद रख लीजिए कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है क्या, जावा, ओके। फिर उसके बाद प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है जावा। मतलब एक जगह आपने लिख दिया एक मशीन पे तो दूसरे मशीन पे भी आप सेम कोड को रन कर सकते हो। इसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं क्या, वोडा। वोडा मतलब राइट वंस एंड रन एनीवेयर। क्या मतलब हुआ वोडा का, राइट वंस एंड रन होगा ना, राइट वंस एंड रन एनीवेयर, ठीक है। ये वोडा टर्म किसने दिया था, सन माइक्रो सिस्टम ने दिया था। सन माइक्रो सिस्टम पे ही ये बना था, तो वही उसी ने, ये जो सन माइक्रो सिस्टम जो ऑर्गेनाइजेशन है उसी ने ये टर्म वोडा को कॉइन किया था, ठीक है। ये जस्ट एक मैं इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको दे रहा हूँ, ठीक है। और जावा कैसा लैंग्वेज है, केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। केस सेंसिटिव मतलब इट विल ट्रीट कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स डिफरेंटली। मतलब कैपिटल ए अलग ट्रीट होगा और स्मॉल ए अलग, मतलब कैपिटल ए और स्मॉल ए जो है वो इक्वल नहीं होंगे यहाँ पे जावा के केस में, ठीक है। फिर उसके बाद जावा इज़ अ वेरी वेरी सिक्योर लैंग्वेज, बहुत ही सिक्योर लैंग्वेज है जावा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट फीचर की तरफ। नेक्स्ट फीचर है जावा यूजेस यूनिकोड कैरेक्टर सेट। यूनिकोड कैरेक्टर सेट जावा में यूज़ होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको अपने दिमाग में लेकर चलना होगा, ठीक है। फिर अब दो तरीके के प्रोग्राम्स होते हैं बेसिकली, एक होता है एप्लीकेशन और एक होता है एप्लेट। एप्लीकेशन वो प्रोग्राम है जो हम लोग बेसिकली लिखा करेंगे, जैसे ब्लूजे में आप लिखते हो, और ये मेन मेथड के थ्रू एग्जीक्यूट होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं
एप्लीकेशन। मेन मेथड क्या कौन सा मेथड होता है? जो मेन मेथड होता है ना, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन आप लिखते हो, या फिर अगर आपको नहीं पता अभी स्टार्ट कर रहे हो जावा तो आप लिखोगे फ्यूचर में, ये होता है मेन मेथड। ठीक है, इसके अंदर कुछ लिखते हैं ऐसे, तो ये इस मेथड को बोलते हैं हम लोग मेन मेथड। तो इसके मदद से जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं ना उनको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन, और एप्लेट्स वो प्रोग्राम्स होते हैं जो हम लोग वेब ब्राउजर्स के हेल्प से लिखा करते हैं या फिर एग्जीक्यूट होते हैं वेब ब्राउजर की मदद से। स्मॉल प्रोग्राम्स होते हैं एप्लेट्स, ठीक है, छोटे छोटे प्रोग्राम्स। ओके, नाउ कम टू ट्रांसलेटर्स। यस, सो अब ट्रांसलेटर्स जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ट्रांसलेटर्स का काम क्या होता है? बेसिकली आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसको मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। मतलब आपने जो प्रोग्राम लिखा है ना वो कंप्यूटर को जो डायरेक्टली समझ में नहीं आता है, तो आपने जो प्रोग्राम में लिखा है, मतलब जो लैंग्वेज आपको समझ में आ रही है, उस लैंग्वेज को मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम किसका होता है? ट्रांसलेटर का। तो ट्रांसलेटर यहाँ पे दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा इंटरप्रेटर और दूसरा है हमारा कंपाइलर। इंटरप्रेटर क्या करता है? इंटरप्रेटर एक बार में एक लाइन को ही कन्वर्ट करता है, ट्रांसलेट करता है। कंपाइलर क्या करता है? सीधा एक बार में ही झटके में पूरे प्रोग्राम को कंपाइल कर देता है। ठीक है, इंटरप्रेटर जो है वो एक एरर ही एक बार में, अब क्योंकि एक लाइन एक बार में ट्रांसलेट कर रहा है तो एक बार में एक ही एरर ना देगा, एक ही एरर देगा एक बार में। कंपाइलर क्या करता है? ऑल द एरर्स टुगेदर, मतलब जितने भी एरर होंगे ना प्रोग्राम में, सारे एरर एक बार में ही आपको बता देगा। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो टाइम कंज्यूमिंग एरर हैंडलिंग। अब क्योंकि एक बार में एक एरर एक लाइन करके एक एरर करके आप फिक्स करोगे तो इसमें टाइम कंज्यूमिंग यहाँ पे आपका हो जाता है इंटरप्रेटर। कंपाइलर क्या है? फास्टर एरर हैंडलिंग। हाँ, एक बार में क्योंकि आपको सारे एरर्स दे देगा, ये बता देगा कि कहाँ कहाँ पे एरर है, तो आप इजीली अपना एरर फिक्सिंग कर सकते हो, डीबगिंग इजीली कर सकते हो, इसलिए फास्टर है। अब देखो यहाँ पे डज नॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट कोड, ये हम आगे पढ़ेंगे। इंटरप्रेटर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है और कंपाइलर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड बनाता है। ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है? ये मैंने बता दिया था, मशीन कोड है ना। तो इंटरप्रेटर जो है वो ऑब्जेक्ट कोड नहीं बनाता है, ऑब्जेक्ट कोड कौन बनाता है? कंपाइलर बनाता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, डज नॉट सेव द प्रोग्राम। मतलब जो इंटरप्रेटर है वो प्रोग्राम को सेव नहीं करता है, वहीं जो कंपाइलर है इट सेव्स द कन्वर्टेड प्रोग्राम इन अ न्यू फाइल कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। मतलब कंपाइलर क्या करता है? फाइल को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट कर देता है, और उसी कंपाइलर जावा में क्या करता है? जावा में बाइट कोड में कन्वर्ट करता है। फिर जावा इंटरप्रेटर इज कॉल्ड जावा वर्चुअल मशीन। मतलब जावा के केस में जो इंटरप्रेटर हम लोग यूज़ करते हैं उस इंटरप्रेटर को जावा वर्चुअल मशीन या फिर शॉर्ट में JVM.exe या फिर JVM भी आप बोल सकते हो। ठीक है, फिर जावा में कंपाइलर जो यूज़ होता है उसको हम लोग जैवैक बोलते हैं। जावा और सी मतलब कंपाइलर, तो javac.exe, exe मतलब एग्जीक्यूटेबल फाइल, तो javac.exe हम लोग बोलते हैं javac.exe जावा के कंपाइलर को। अब हम लोग समझते हैं ना कि ये जावा में प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस कैसे हम लोग अचीव करते हैं। तो देखो यहाँ पे ध्यान से समझने की कोशिश करना, जो प्रोग्राम तुमने लिखा, जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग ब्लूजे का यूज़ करते हैं प्रोग्राम्स लिखने के लिए जनरली अपने क्लास 10th में, तो जो प्रोग्राम तुमने ब्लूजे में लिखा ना उस प्रोग्राम को हम लोग बोलते हैं सोर्स कोड, या फिर उस प्रोग्राम को हम लोग और क्या बोलते हैं? सोर्स प्रोग्राम भी बोल सकते हैं। ठीक है, या तो उसको सोर्स कोड बोल दो या तो उसको सोर्स प्रोग्राम बोल दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, फिर उस प्रोग्राम को हम लोग क्या करते हैं? कंपाइल। कंपाइल कौन करता है? कंपाइलर। कंपाइलर का नाम क्या है? जैवैक। और कंपाइल करने के बाद क्या बनता है? सोर्स कोड को कंपाइल करने पे क्या बनता है? बाइट कोड बनता है। ठीक है, सोर्स कोड को कंपाइल करोगे तो फिर यहाँ पे क्या बनेगा? बाइट कोड। और बाइट कोड जो होता है ना वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है। मतलब इस कोड को तुम किसी भी प्लेटफॉर्म पे रन कर सकते हो। ओनली द कंडीशन हियर इज दैट कि उस प्लेटफॉर्म, जिस प्लेटफॉर्म पे तुमको इस बाइट कोड को एग्जीक्यूट करना है, उस प्लेटफॉर्म का तुम्हारे पास जावा इंटरप्रेटर होना चाहिए। मतलब उस प्लेटफॉर्म के लिए जो JVM है वो JVM तुम्हारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ये जो होता है बहुत हाईली ऑप्टिमाइज होता है और ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट कोड होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं बाइट कोड। जो कंपाइल करने पे सोर्स कोड को बनता है वो होता है बाइट कोड। और कौन बनाता है? जैवैक बनाता है। ठीक है, फिर इस फाइल को, इस बाइट कोड को जब JVM एग्जीक्यूट करता है तो
जेवीएम क्या बनाता है इस बाइट कोड को? ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड क्यों बनाता है? क्योंकि ऑब्जेक्ट कोड ही मशीन कोड होता है और मशीन कोड जो होता है 0 और 1 के फॉर्म में होता है और वही जो है वो कंप्यूटर समझ सकता है। तो इसलिए एट दी एंड तो हमें बनाना तो ऑब्जेक्ट कोड ही है, ठीक है। तो सबसे पहले जावा सोर्स कोड से क्या बना? सोर्स कोड से बना बाइट कोड से फिर जेवीएम ने बनाया ऑब्जेक्ट कोड, और एक बार ऑब्जेक्ट कोड बन गया तो उसके बाद वो इजीली कंप्यूटर उसको एग्जीक्यूट कर सकता है, वेदर इट इज लिनक्स हो, विंडोज हो या फिर मैक ओएस हो। उस सिस्टम के जिस सिस्टम पे एग्जीक्यूट कर रहे हो, सपोज लिनक्स पे मैं एग्जीक्यूट कर रहा हूँ तो लिनक्स का मेरे पास होना चाहिए क्या? इन जावा वर्चुअल मशीन। तो उस सिस्टम पे मैं जेवीएम का हेल्प से बाइट कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करूंगा और फिर उस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट कर लूंगा अपने सिस्टम पे। तो इस तरह से जो है ये जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस को अचीव करता है। बहुत सारे लैंग्वेजेस ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्ट कंपाइल करने पे क्या बनता है? ऑब्जेक्ट कोड बनता है, ठीक है। तो अगर तुमसे क्वेश्चन आता है जनरली कि कंपाइलेशन पे क्या बनता है सोर्स कोड को, तो योर आंसर शुड बी ऑब्जेक्ट कोड। बट अगर क्वेश्चन ये आता है कि जावा के केस में कंपाइल करने पर क्या बनता है, तो योर आंसर शुड बी बाइट कोड। और इंटरप्रेटर क्या बनाता है बाइट कोड का? ऑब्जेक्ट कोड बनाता है और फिर उस ऑब्जेक्ट कोड को एग्जीक्यूट करने का काम जो है इंटरप्रेटर ही कर देता है, ठीक है। आई होप दिस होल प्रोसेस इज हाईली क्लियर टू यू ऑल, ठीक है। और एक चीज़ और मैं इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे दूं, आप सभी के लिए मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है कोडेक्स बैच का। वहाँ पे मैं सारे अपडेट्स दूंगा, आईसीएसई के सारे अपडेट्स आपको वहीं पे मिलेंगे, नोट्स भी मिलेंगे बहुत सारे, और आपको रेगुलर एमसीक्यूज के थ्रू वहाँ पे आपकी रिवीजन भी चलती रहेंगी। तो या तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लिए कोडेक्स का, या फिर आप आईसीएसई 121 का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर लिए। दोनों का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप जा करके ज्वाइन कर सकते हो। उससे ज्वाइन करने पे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, आई होप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। तो होमवर्क क्वेश्चन है, जावा यूजेस डैश कैरेक्टर सेट। तो जावा में कौन सा कैरेक्टर सेट यूज होता है? स्काई कोड, यूनिकोड, बाइट कोड या फिर नन ऑफ दी अबव? आपको कमेंट सेक्शन में आंसर देना है। जिसका भी होगा सही आंसर उसका कमेंट को मैं कर दूंगा पिन और दे दूंगा हार्ट, सो दैट बाकी लोगों को भी सही आंसर पता चल सके। थैंक यू, बाय बाय एवरीवन।